नमस्कार दोस्तों, एम के लीगल शिक्षा में आपका स्वागत है। अब तक के वीडियोस में हमने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के प्रिलिमिनरी पार्ट को सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक स्टडी किया था। फर्दर अपने इस वीडियो में हम सेक्शन 9 की बात करेंगे। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसमें हमारा ये 7वां वीडियो है। सेक्शन 9 पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 सीधी सी एक बात कह रहा है कि सिविल कोर्ट सभी सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है जब तक कि वो बार नहीं होते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेन हैव jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। कि सिविल कोर्ट के पास jurisdiction है सभी सूट्स को ट्राई करने का जो सिविल नेचर के हैं, एक्सेप्टिंग किनको छोड़कर, जिनका कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं। एक्सप्लेनेशन 1 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राइट और प्रॉपर्टी और ऑफिस यही जो वो है आपके सिविल नेचर है। ये इसने एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे आपका कोई भी राइट होता है। अगर एक प्रिंसिपल क्वेश्चन की बात हम करें तो जब किसी के राइट की बात आती है तो वहाँ पे वो सिविल नेचर का होता है। notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rights and ceremonies। जो रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज होती हैं ये सिविल नेचर की नहीं होती हैं, लेकिन entirely on the decision of questions, इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन कोई ऐसा मैटर जो रिलीजियस राइट से रिलेटेड है लेकिन उसका प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का है तो ऐसे सूट को हम लोग सिविल नेचर का ही मानेंगे। ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन 2 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए इट इज इमेटेरियल, ये इमेटेरियल, ये मायने नहीं रखता है वेदर और नॉट एनी फी आर अटैच टू दी ऑफिस रेफर्ड इन एक्सप्लेनेशन 1। कि एक्सप्लेनेशन 1 में जिस ऑफिस या प्रॉपर्टी की बात की गई है उससे कोई फीस अटैच है या नहीं है, और वेदर नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस, या वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, ये इमेटेरियल होगा। इस बात को आप, तो यहां तक आपको एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर हो गया होगा। जब भी आप वीडियो सुनते हैं तो मैंने आपको पहले भी ये चीज सजेस्ट की थी कि आप हेडफोन लगाकर सुने, पेन और नोटबुक हमेशा साथ में रखें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जहां पे एम्फेसाइज किया जाता है उनको नोट करके रखें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आते हैं। अभी एक बात देखिए यहाँ पे कि जो एक्सप्लेनेशन 2 है हैज बीन एडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9 कब ऐड की गई थी? 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड की गई थी। तो ऐसी चीजों को नोट करते हुए चलिए। तो आपके माइंड में सेक्शन 9 पढ़ने के बाद क्या क्या आता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड, सेक्शन 9 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड की बात कर रहा है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात कर रहा है, सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड की बात कर रहा है, और सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड की बात कर रहा है। अगर ये चार चीजें क्लियर हो जाए तो सेक्शन 9 क्लियर है। सेक्शन 9 ने आपको ज्यूरिसडिक्शन बताया, सिविल नेचर, एक्सप्रेसली बार्ड एंड इम्प्लाइडली बार्ड। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उस पे ज्यूरिसडिक्शन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपका ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है,
सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या होता है और आपका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्या होता है। आप सारे जुरिडिक्शंस को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो देखिए ये बेसिक टर्म्स है ना, ये आपका बेस होती हैं, इन्हीं से आपको बेयर एक्ट और भी अच्छे से समझ में आता है, तो इन टर्म्स को अच्छे से समझना है। फिर आता है कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कैसे पता लगेगा कि ये सूट सिविल नेचर का है। भाई ये चीज पता लगी तभी तो उसको सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है। अभी एक्सेप्शन है कि जो एक्सप्रेसली बार्ड है उनको नहीं कर सकता, तो एक्सप्रेसली बार्ड कौन से हैं जिन्हें सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता, इम्प्लाइडली बार्ड सूट्स को क्या होते हैं। तो ये 4 डाउट एक स्टूडेंट के माइंड में सेक्शन 9 के बाद आते हैं। जुरिडिक्शन के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट क्या होता है। जुरिडिक्शन पावर है किसी भी कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, तब ट्राई किसी भी सूट को ट्राई कर सकता है अगर वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है। सिविल कोर्ट कौन कौन सी 2 कंडीशन, एक तो द सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, अगर सूट सिविल नेचर का है तो वो कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा। दूसरा क्या है, सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए, उसका कॉग्निजेंस बार्ड नहीं होना चाहिए। अभी हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। आप केस लॉज को थोरोली स्टडी किया करो। देखिए केस लॉज पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है कि जो सेक्शन बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन जब आप केस लॉज पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाती है। आज हम केस लॉ जो डिस्कस करेंगे वो है द्वारका प्रसाद अग्रवाल वर्सेस रमेश चंद्र अग्रवाल, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2696। ठीक है, इस केस में एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था कि इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 9 गिव्स jurisdiction टू ट्राई all suits of civil nature to the civil courts expecting those which are expressly or impliedly barred। कि भाई सेक्शन 9 एम्पावर करता है कोर्ट को सारे सूट्स को ट्राई करने के लिए, कौन से सूट्स को, सिविल नेचर के सूट्स को जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है। देखिए यहां भी सिविल नेचर एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड है। अभी हम समझते हैं कि ये सिविल नेचर क्या होता है, कैसे पता लगेगा हमें कि ये केस सिविल नेचर का है। देखिए जो प्राइवेट राइट्स, रेमेडीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सिटीजन, किसी भी नागरिक के जो उसके प्राइवेट अधिकार हैं, राइट्स हैं उसके खुद के, या वो जो रेमेडी चाहता है किसी उसका राइट को किसी ने हार्म किया है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उसको रेमेडी मिलनी चाहिए, या उसकी जो ऑब्लिगेशन है कि दूसरों के राइट की कैसे केयर करे, तो ये सारी चीजें आपकी सिविल नेचर में आती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ कास्ट आ जाए, रिलीजियस राइट्स आ जाए या सेरेमनीज आ जाए, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये प्योरली होना चाहिए, प्योरली कास्ट से रिलेटेड, प्योरली रिलीजियस होना चाहिए, प्योरली सेरेमनी से रिलेटेड, तो उस टाइम पे ये आपका सिविल नेचर का नहीं होगा। आपका सिविल नेचर का क्या होगा, प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन। सिविल नेचर आपको क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड। सूट्स को एक्सप्रेसली बार्ड कब बोला जाता है, व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। गवर्नमेंट कोई लोकल लॉ बना देती है, कोई स्टैट्यूट ऐसा लेके आती है जिससे कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार हो जाता है। भाई वो केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता। अभी रेवेन्यू कोर्ट बना दिया तो रेंट से रिलेटेड जो चलेंगे रेवेन्यू कोर्ट में चलेंगे। इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चलेंगे। तो ऐसे केसेज के एक्सप्रेसली बार्ड बोलते हैं, उन्हें सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता है। जो लेजिस्लेचर होता है, गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार कर सकती है, जो जिस गवर्नमेंट के अंडर में जो कोर्ट्स आते हैं वहां पे। वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट, जैसे इंडस्ट्रीज के सूट की हमने बात की, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहाँ होंगे, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ना कि सिविल कोर्ट में जाएंगे। जबकि वो केस सिविल नेचर के हैं लेकिन वो एक्सप्रेसली बार्ड है। अभी एक्सप्रेसली बार्ड में हम क्या बात करते हैं कि जो रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, जैसे आप बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आपने सुनी होंगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, फैमिली कोर्ट, तो ये सारे क्या हैं, ये इनका अलग जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन के साथ नहीं मिले होते हैं। तो यहाँ पे जो सूट्स लिए जाएंगे ये सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे एक्सप्रेसली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड क्लियर हो गया आपको।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। मान लीजिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कोई केस गया डिस्प्यूट का, और वो ट्रिब्यूनल उसको अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाई, या सारे क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं किया, या उसमें जो रेमेडी दी उसने वो सही नहीं दी, वो अल्ट्रा वायरस है, अनलॉफुल है, तो उस केस में सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार नहीं होता है। उस केस में सिविल कोर्ट उस सूट को ट्राई कर सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं इम्प्लाइडली बार्ड। A suit is said to be impliedly barred when it is barred by general principle of law और public policy। देखिए, ऐसे सूट्स जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से मैटर हो गए भी जो पब्लिक पॉलिसी या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। मान लीजिए मैंने कहीं पे डोनेशन दिया, मैंने 1 लाख रुपए डोनेशन दे दिया कहीं पे, और बाद में मैं कोर्ट में जाके केस कर देता हूं कि मुझे मेरा डोनेशन वापस चाहिए। भाई वहां पे आप देखिए, मेरा राइट तो किसी ने नहीं लिया, मेरे राइट को इंफ्रिज नहीं किया किसी ने भी। जब मेरा राइट ही डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो मेरे साथ सिविल रॉन्ग कैसे हुआ? तो ये सिविल नेचर का नहीं होगा, ये इम्प्लाइडली बार्ड हो जाएगा। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं कोई एक विटनेस है, ये विटनेस कोर्ट में आया और इसने किसी पार्टी के लिए एज ए विटनेस अपनी गवाही दी, लेकिन ये विटनेस ऐसे नहीं आया, इसको पार्टी ने बोला कि मैं तुम्हें 5,000 रुपीज दूंगा, तुम्हें 5,000 रुपीज दे देंगे, आप मेरे लिए विटनेस बन जाओ। ये एग्री हो गया। अब भाई इसने इसको एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तुम मेरे विटनेस बन जाओ। अब क्या होता है, ये केस जीतने के बाद मना कर देता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो विटनेस क्या करता है, कोर्ट में चला जाता है सूट लेके कि जनाब मेरे को इसने पैसे नहीं दिए और मैंने ऐसे ऐसे 5,000 रुपए के लिए इसका गवाही दिया था। तो ऐसा केस क्या होगा, इम्प्लाइडली बार्ड हो जाएगा, वो इम्प्लाइडली बार है। तो इम्प्लाइडली बार्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सिविल नेचर सूट्स का। देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ वर्शिप, ये सारे सिविल नेचर्स की बात है। जैसे सूट फॉर रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप में हमने कहा था कि रिलीजियस मैटर्स को, जैसे रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन, इन सब चीजों को हमने कहा था कि ये सिविल नेचर के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिविल नेचर के हैं क्योंकि ये प्योरली रिलीजियस नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1 यही तो कह रहा है आपका कि रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज में भी अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन आपका सिविल नेचर का है तो ये सिविल नेचर के सूट होंगे। और राइट ऑफ वर्शिप किसी इंडिविजुअल का राइट है, वो राइट आप उनसे नहीं ले सकते, ये उसके अगेंस्ट में एक सिविल रॉन्ग है और ये सिविल नेचर का होगा। सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, suits for damage of for civil wrongs, suits for specific performance of contracts, suits for specific relief, suits for restitution of conjugal rights। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो सूट्स, कुछ एग्जांपल देते हैं जो सिविल नेचर के नहीं है। एग्जांपल ऑफ सूट्स नॉट ऑफ अ सिविल नेचर। देखिए, सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, आप प्रिंसिपल क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो प्योरली कास्ट रिलेटेड है तो ऐसा मैटर सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी, प्योरली है तो नहीं होगा। सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी, सिर्फ डिग्निटी के बेस पे कोई मेरी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कोई सूट है, वो नहीं होगा। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटियरी पेमेंट, भाई वॉलंटियरी पेमेंट अगर आपने दे दिया, आपने कहीं डोनेशन दे दिया, तो उसके लिए फिर आप सूट फाइल नहीं कर सकते। सूट्स अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम द कास्ट, आपने गांव में सुना होगा कि भी इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए 10 दिन के लिए, पंचायत ने कह दिया। अब तो ऐसे केसेस क्या है, सिविल नेचर के नहीं होंगे। तो यहां तक आपको सेक्शन 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ज्यूरिडिक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए, इससे आपको ज्यूरिडिक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का उनका रिप्लाई करूंगा।